ये आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अब आपका जो टाइम ले रहा है ये किसी और क्वेश्चन का टाइम खींच रहा है। अगर आप एग्जाम के अंदर ये मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप किसी और सवाल का टाइम इस क्वेश्चन को दे रहे हो, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार भाई, अगर 5 से 6 नंबर अपने पक्के करना चाहते हो, वो भी स्टैटिस्टिक्स में से, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। बहुत आराम से समझाने वाला हूँ, बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। बिना स्किप करे देखना, क्योंकि अगर स्किप कर करके देखोगे तो कोई भी स्टेप छूट सकता है। चलो, अब बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? देखो, हमारे पास कई तरह का डेटा होता है। जैसे आपने अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि कोई टीम आई सर्वे करने के लिए कि आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, वयस्क कितने हैं। इस तरह से आपके पास डेटा लेने के लिए कोई ना कोई आता है। अब आप उनको ये जानकारी देते हो कि भाई हमारे घर में 2 लोग बुजुर्ग हैं, 3 लोग वयस्क हैं, या 2-3 छोटे बच्चे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये सब्जेक्टिव है। अब यहां पर बात आती है कि जो आपने जानकारी दी, वो उनके लिए क्या है जो लेने आए हैं? उनके लिए है वो डेटा। ठीक है भाई। अब उस डेटा का वो करेंगे क्या? देखो, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 2 चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ती हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। दोनों के बीच में समानता क्या है और डिफरेंसेस क्या है? देखो, आपने जो जानकारी दी वो थी जानकारी रॉ। क्या थी भाई? रॉ जानकारी थी, यानी कि जो जानकारी आपने दी उससे वो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं निकाल पाए जो आपने डेटा दिया। ठीक। अब जैसे आपके घर में गए, वैसे ही हजारों लोगों के घरों में गए होंगे, और वहां पर भी उन्हें कुछ ना कुछ डेटा मिला होगा। वही डेटा जो था, जब उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। यानी कि मेरे पास 1000 फैमिलीज का डेटा है, सपोज करिए 1000 फैमिलीज का डेटा है मेरे पास। अब 1000 फैमिलीज का डेटा जब आप इस तरह से अरेंज कर दें जिससे कि आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, यानी कि आप उस कंटेंट में से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सकें जो पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छी हो, या आप उससे कुछ नया चीज बता रहे हो, ये चीज अगर आती है तो वो क्या हो जाता है? स्टैटिस्टिक्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है भाई। तो पहली चीज क्या हुई कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? डेटा वो जो आपने दिया, कच्चा माल, जैसे होता है ना, आप फैक्ट्री में फैक्ट्री लगाई किसी ने, और उस फैक्ट्री के अंदर आप माल मंगाते हो, कच्चा माल ही तो होता है, रॉ मटेरियल। उसके बाद जब आप उसे प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो एक अलग प्रोडक्ट होता है, जो रॉ मटेरियल से बिल्कुल अलग होता है ना? तो इसी तरह से जब आप डेटा को प्रोसेस कर देते हो, प्रोसेस करने के बाद उसे अरेंजमेंट करने के बाद आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। वही इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब इसके अंदर कई सारे मेथड हैं। मेथड क्या है? सबसे पहले तो 2 चीजें समझो, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। मेथड्स हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दो, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? कि हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ऐसे ही रैंडमली आपके पास कुछ संख्याएं लिखी हुई थी। अब इन संख्याओं का करना क्या है? देखो, ये सब क्या है? ये सब रॉ मटेरियल की तरह लिखे हुए हैं, यानी कि ये क्या है? हम इसको ग्रुप ही नहीं कर पाए। ये क्या है? अनग्रुप्ड डेटा है ना। कोई भी वैल्यू कहीं भी रखी हुई है, अनग्रुप्ड है। लेकिन जब हमने इसकी ग्रुपिंग करनी शुरू करी, ग्रुपिंग कैसे करोगे? देखो भाई, मेरे पास लिखी हुई है 1 से लेके 4 तक की संख्याएं, यानी कि अगर मैं इसको 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 के हिस्सों में बांट दूंगा अगर, तो मेरा क्या हो जाएगा? ये ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसीज, यानी कि अब एक चीज और आती है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कि कोई भी चीज, कोई भी कितनी बार रिपीट हो रही है, या आवृत्ति उसकी कितनी बार है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इस एग्जाम्पल के अंदर 1 कितनी बार आ रहा है? 1 4 बार आ रहा है। ठीक है ना? 4। और 2 कितनी बार आ रहा है? 2 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से हम वैल्यूज को इसके अंदर फ्रीक्वेंसी में इंट्रोड्यूस करेंगे। हालांकि इसके अंदर आप थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसके अंदर कंबाइंड करोगे। लेकिन अनग्रुप्ड डेटा में क्या करोगे? देखो, 1 कितनी बार आया? 4 बार। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। और 4 कितनी बार आया? वो भी 1 बार आया। इस तरह से आप अनग्रुप्ड डेटा को लिख सकते हो। लेकिन जब ग्रुपिंग करोगे तो उसके अंदर कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी वैल्यूज। यानी 1 से 2 तक की संख्या, यानी कि 2 संख्या। अब देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये 2 दिख रहा है दोनों जगह। ये जो 2 इंक्लूड, मान लो फॉर एग्जांपल इस डेटा के अंदर मेरे पास 2 वैल्यू आई है, दूसरी, वो 2 वैल्यू मैं इसके अंदर कंसीडर करूंगा कि इसके अंदर कंसीडर करूंगा? सबसे पहली चीज तो ध्यान दो, हम हमेशा लोअर लिमिट वाली कंडीशन में
वैल्यू को एंटर करेंगे। मतलब अगर मेरे पास 2 आया है तो वो 2 मैं इस क्लास के अंदर डालूंगा, इस क्लास के अंदर नहीं डालूंगा। ये लिमिट है। अगर मेरे पास 1.9 तक की वैल्यू आ गई तो वो मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, लेकिन अगर जैसे ही 2 बना इसका, वो 2 उठा के मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके स्टैटिस्टिक्स का। अब बात करते हैं हम क्या क्या इसके अंदर निकालते हैं। तो देखो, मेन चीज है, 3 चीजें निकालते हैं हम इसके अंदर। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। तीनों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किसमें क्या मेथड लगता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, किस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मीन। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करेंगे मीन की। तो मीन के अंदर क्या होता है, देखो, मीन या फिर बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या होता है भाई? मीन एक ऐसी, एक लगभग एवरेज बोल सकते हो। जैसे क्या होता है एवरेज? जैसे आपसे पूछा, आप गए दिल्ली से लेकर मुंबई तक गाड़ी से, और आपसे पूछा गया कि भाई तुम्हारी गाड़ी ने कितना एवरेज दिया, तो आप क्या करोगे? आप यही तो बताओगे कि भाई मेरी गाड़ी ने, अगर कार से गए हो, 15 का एवरेज दिया, 16 का एवरेज दिया, 20 का एवरेज निकाल दिया। तो ये जो बोल रहे हो 20 का एवरेज निकाला, ये क्या है? देखो, तुम्हारी गाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, अब जरूरी थोड़ी है कि सेम स्पीड में गई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी 50 की स्पीड पे आई होगी, कभी ब्रेक मार के 0 भी करा होगा, कभी क्या करा होगा, कभी 100 पे भगाई होगी, कभी 200 पे भी भगाई होगी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स यानी वेरिएशन जो आ रहा है ना आपकी स्पीड में, उन सबको जब आप सम अप कर देते हो, सम अप करने के बाद एक एक ऐसी वैल्यू निकल के आती है जो लगभग सबसे मिलती जुलती वैल्यू है। तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी मीन कहलाती है, या एवरेज बोल सकते हो उसे आप नॉर्मल लेमन भाषा में। अब यहाँ देखो, जब सारी वैल्यूज को जोड़ दिया गया तो आपको एक वैल्यू निकल के आई, यही क्या है? मीन है। अब देखो, सबसे पहले अनग्रुप डेटा का मीन देखते हैं क्या होता है। देखो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? देखो, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, मीन एक्स बार क्या होता है? देखो, सपोज करो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 अप टू x। ये सब ऐसे समझ लो कि ये स्पीड्स हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड है। x1 स्पीड, x2, x3 अप टू xn स्पीड। अब n भी तो कोई नंबर होगा, सपोज करो 12 है या कुछ भी है, तो यहाँ पर 12 तक हो जाएगी। मान लो 12 है, हटाओ, सिंपल कर देते हैं। x1 x2 अप टू 12, यानी कि 12 स्पीड तक तुमने वैल्यू चलाई है, 12 की स्पीड में चलाई गाड़ी तुमने। अब यहाँ देखो, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वो सम ऑफ observations upon total number of observations, यानी कि सारी ऑब्जर्वेशंस का सम, यानी कि x1 प्लस x2 अप टू xn या x12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई? 12 है, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड। लेकिन हम जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 12 हटा देंगे, हम यहाँ n ले लेंगे, और भाई जी यहाँ पर भी n ले लेंगे। तो अब क्या बना? इससे क्या होता है? देखो, ऊपर वाली वैल्यूज का सम कर रहे हैं, तो हम एक समीशन जोड़ देंगे, जिसमें क्या वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से लेकर n तक जा रही है, और ये क्या है? xi अपॉन n। यानी कि हमें अगर डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब आते हैं अपनी क्लास 10th के मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि मीन के मेथड्स के ऊपर। मीन के मेथड्स कौन कौन से हैं भाई? अब बात होगी ग्रुप्ड डेटा के मीन के बारे में। तो देखो बच्चों, मीन जो होता है वो 3 प्रकार से निकाला जाता है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है भाई? अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा होता है स्टेप डी मेथड, यानी स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड के बारे में जरा थोड़ी सी जानकारी ले लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो देखो, डायरेक्ट मेथड दिखने में लगता है बहुत इजी है, लेकिन सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, अभी फॉर्मूले की भी बात करेंगे, सब चीजों की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड सबसे इजीएस्ट लगता है और मोस्ट कैलकुलेटिव होता है। अज्यूम्ड मीन मेथड थोड़ा कम इजी होता है, यानी मॉडरेट होता है, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन जो होती है वो ठीक ठाक होती है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा, इससे उससे थोड़ी कम।
और स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है वो लोग डिफिकल्ट बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं सबसे इजी बोलता हूँ उसको। लोग डिफिकल्ट तो बोलते हैं लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी, यानी कि इसके अंदर कैलकुलेशन ओरली कर सकते हो बिना पेन चलाए, मतलब पेन से तो टेबल में तो बनाना ही पड़ेगा, बट आप ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो और लिख सकते हो। एक आधी में जरूरत पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर जो तीनों मेथड हैं, तीनों मेथड में से आपको एग्जाम में कोई भी मेथड कह सकता है। अब देखो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है क्या है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। अब आपने देखा क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि किस मेथड को लगाना है। अब जब उसने नहीं बोला कि कौन सा मेथड लगाना है तो आप फ्री हैं, यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ मेथड। आपको जो मेथड आसान लगता हो, जो मेथड आता हो वो मेथड लगाओ। बट इफ इन केस कि उसने उस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि भैया आपको स्टेप डेविएशन लगाना है, तो अगर दूसरा मेथड लगा के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में वही करना पड़ेगा जो पूछा गया है। और अगर इफ इन केस आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप करके आओगे तो नंबर मिलेंगे नहीं, फायदा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली सलाह यही होगी मेरी कि एक एक करके मेथड को सीख लो और आपको खुद पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड कौन सा है। स्टेप डेविएशन मेथड है, जिसका हवा बना रखा वही हवा निकालूंगा मैं आप लोगों को। चलो, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले इनके मेथड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। हाँ जी, तो अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सबसे पहले ध्यान दोगे क्या होता है, मीन इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। देखो फॉर्मूला याद करवा दूंगा और फॉर्मूला याद करवाने के बाद टेबल उसी फॉर्मूले से बनेगी। देखो कैसे बनेगी, मुझे दिया हुआ है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। देखो उससे पहले समझो क्लास इंटरवल होता गया, जैसे आपको सर्वे के लिए भेजा गया था कि आप सर्वे के अंदर देख के आओ कि किस एज ग्रुप का कौन सा बंदा बैठा हुआ है घर में, ठीक है ना। 5 लोग हैं तो पांचों किस किस एज के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैटेगराइज कर दिया कि भैया 0 से 20 वाले लोग, यानी कि जिनकी एज 0 से 20 है वो कितने हैं, 20 से 40 है वो कितने हैं, 40 से 60 वाले कितने लोग हैं, 60 से 80 वाले कितने लोग हैं, और 80 से 100 वाले जिंदा हैं तो कितने लोग हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से क्या करा, कैटेगराइज कर दिया। वही कैटेगराइजेशन क्या होता है हमारा, क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है भैया, क्लास इंटरवल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिसे क्या बोलते हो, सी आई बोलते हो, ठीक। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, यानी कि क्लास इंटरवल का कॉलम तो सेम बनेगा भाई। अभी क्वेश्चन मैं आपको ऊपर लगा दूंगा तो आपको दिखाई दे जाएगा क्या है। अब एफ आई का कॉलम आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, एफ आई, तो इसका कॉलम भी आपको गिवन होगा, ठीक है। यहां पर टर्म दिख रही है एक्स आई, यानी कि एक्स आई का कॉलम बनेगा। अब ये एक्स आई क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दें, एक्स आई होता है क्लास मार्क। क्या होता है अभी, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होती है, एक तरह से मिडिल वैल्यू होती है किसी भी क्लास इंटरवल की। क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है। निकलती कैसे है देखो ध्यान से, यानी कि अगर मैं क्लास इंटरवल निकालना, सॉरी क्लास मार्क निकालना चाहता हूं तो मैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर दूंगा, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्लास मार्क आ जाएगा। चलो साहब आगे, ठीक है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई डॉट एक्स आई, मतलब एफ आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक्स आई से। तो एफ आई का कॉलम ये रहा, एक्स आई का कॉलम ये रहा, इन दोनों की जब गुणा करोगे तो आपको एक नया कॉलम दिखाई देगा, एफ आई और एक्स आई का। चलो साहब ठीक है। अब यहां पर देखो मेरा कॉलम तैयार हो गया, मेरी टेबल तैयार हो गई। ये आपको सिर्फ एक बार बनाना सीखना है, उसके बाद तो कहानी अपने आप ही बनेगी। चलो, अब ये आपकी टेबल बन गई। अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होता है। कि भैया अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। देखो कोई लोकेलिटी है, उसके अंदर 20 हाउसेज हैं, 20 घर बने हुए हैं, और वहां पर उन्होंने डेटा कलेक्ट करा है। उस डेटा में उन्होंने देखा है कि किसके घर में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, ठीक है भाई। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो बताना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हर घर में कितने होंगे। तो यहां पर देखो क्या बात है, मेरे पास डेटा दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 14, जिसके नंबर ऑफ हाउसेस क्या दिए हुए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी हुई है 1 2 1 5 6 2 3, ये दिया हुआ है भाई। अब यहां देखो करना क्या है, एक्स आई निकालेंगे, क्लास मार्क होता है इन दोनों के बीच का
मिडिल वैल्यू, अब देखो कुछ महाशय ऐसे होंगे हमारे जो इन्हें देखकर बता देंगे कि मिडिल वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मैं बता दूंगा भैया 1 है, इनके बीच की मिडिल वैल्यू 3 है, लेकिन संख्या अगर बहुत बड़ी है या फिर मिडिल में से ली हुई है, कहने का मतलब ये है कि आपको अगर क्लास इंटरवल 15 से 35 का दे दिया तो आप मिडिल वैल्यू कहाँ ढूंढोगे, तब आपको फॉर्मूला ही तो लगाना पड़ेगा, या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो 0 + 2/2 यानी 2/2 1 हो गया, आ गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, हर एक का अलग अलग नहीं निकालेंगे, हर एक का अलग अलग क्लास मार्क निकालेंगे, हम पे इतना टाइम ही नहीं, हम क्यों करें भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, इनके बीच का गैप देख लो, इनके बीच का गैप अगर सबका सेम है, सबका सेम कितना है भैया, दो 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 दो, आपके बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, तो इनके बीच में भी कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा। तो 1 3 5 7 9 11 और 13, सही है भाई। इस तरह से क्लास मार्क आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, एफ आई एक्स आई का कॉलम निकालना है, एफ आई एक्स आई का मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 × 1 कितना हो गया भाई 1, 2 3 जा 6 हो गया 6, 1 5 जा 5 हो गया 5, 7 5 जा कितना हो गया 35, 6 9 जा कितना हो गया 54, इंटू 11 जा 22 और 3 13 जा 39, आगे कॉलम आपका एफ आई एक्स आई का। अब क्या करना है भाई, अब आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का कॉलम ये आया ना, तो इसका समीशन निकालना है, समीशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना है इन सभी वैल्यूज को, करते हैं चलो प्लस, इनके पीछे जीरो लगा लो, आसान हो जाएगा, ये कर लो, 9 + 2 11, 11 4 15, 15 5 20 25 26, 26 और 6 32, 3 3 3 6 6 5 11 12 13 13 और 3 16 आ गया। अब क्या दिया है, समीशन ऑफ एफ आई, एफ आई का समीशन करना है, यानी फ्रीक्वेंसीज का भी सम करना होगा, कितना दे रखा है 1 + 2 3 4 4 + 5 9 9 6 कितना हो गया 15 15 और 5 20। अब ये तो मैंने प्लस कर लिया, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि 20 घरों में गया है वो लोकेलिटी में, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो गया 20, तो सवाल में भी दिया होता है, लेकिन कभी कभी सवाल में नहीं भी दिया होता, तो आपको प्लस करके एक बार देख लेना होता है, ठीक। ये आ गई वैल्यूज। अब क्या करना है, अब अपना भैया फॉर्मूला लगाना है सीधा साधा सा, मीन ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, एफ आई एक्स आई क्या है भैया, अभी निकाला था 162 अपॉन एफ आई कितना हो गया 20, डिवाइड करके देखो इसको, 2 से काटो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 10 जा, अब कितना आ जाएगा 8.1, तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 8.1। इससे मतलब क्या निकला, इससे मतलब ये निकला कि जितने 20 घरों में गए हैं लगभग 8 पौधे तो, 20 घरों में से हर घर में लगभग 8 पौधे तो थे ही थे, ठीक है ना, ये एवरेज निकाल के लाए हैं वो लोग, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या है, अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को डायरेक्ट मेथड से ही करके दिखाऊंगा ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि इस मेथड के अंदर कैलकुलेशन कितनी सारी है, जिससे आपको अवॉइड करना है और आपको स्टेप डेविएशन मेथड पे जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि भैया एग्जाम में वही पूछा जाएगा और उसी से रिलेटेड सवाल आएगा, अब वही फॉर्मेट नहीं आता होगा तो नंबर कैसे मिलेंगे, तो आपके नंबर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। तो अब एक बार मेथड और मैं करवा देता हूं ताकि आपको वाकई में एनालाइज हो जाए कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड को इंपॉर्टेंस देनी है, ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन देखो आ रहा होगा, क्लास इंटरवल दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। देखो इसमें दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस, 50 वर्कर, 50 वर्कर है किसी फैक्ट्री के अंदर और उनके डेली वेजेस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखो 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है भाई 12 14 8 6 और 10, यही दे रखा है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। देखो इन्होंने बोल तो दिया है कि एप्रोप्रिएट मेथड से करना है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट से करके दिखा रहा हूँ ताकि पता चल जाए कितनी भयंकर कैलकुलेशन है और इससे बचना है। देखो ये एफ आई है, मुझे निकालना पड़ेगा एक्स आई, यानी क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते हो, 100 + 120 कितना हो गया 220 अपॉन 2 कितना हो गया 110, बीच में गैप कितना है सबके 20 20 का गैप है, तो 20 20 का गैप लिख दो यहाँ पे, क्या जरूरत है कैलकुलेट करने की, ठीक है ना। अब चाहिए समीशन, सॉरी एफ आई एक्स आई का कॉलम चाहिए, तो एफ आई एक्स आई कर लो, 12 इंटू 110, 12 की 11 से 132, 1320 आ गया, ठीक है भाई। 14 इंटू 13, अब पे करना पड़ेगा 130 इंटू 14, 0 4 3 12 4 1 4 5 130 0 2 8 1820, इन दोनों की 15 थे, 15 चौका 60 होता है, तो 15 कितना हो गया 120,
और एक जीरो आ गया। 16 7 का कितना, 17 6 का कितना हो गया, 6 7 का 42, 6 5 4 6 4 10। ठीक है। और 10 9 19 बन गया, 19 डबल जीरो आ गया ये। इस तरह से देखो, अब ये तो मैंने फटाफट फटाफट कर दिया, लेकिन वैल्यू कुछ उल्टी सीधी हुई तो करनी पड़ेगी नहीं पड़नी पड़ेगी। तो यहाँ देखो क्या होगा, अब समीशन ऑफ एफ आई करना है, यहाँ पर नोट करेंगे। 10 20 30 38 40 50, 50 आ गया। 50 इस सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ था। एफ आई एक्स आई निकालते हैं भैया। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, 0 0 2 2 4 2 6 9 2 11 11 और 8 19 19 और 3 22 2 3 4 5 6 7 7,260 आ गया। तो यानी कि मेरी जो मीन आएगी, मीन ऑफ एक्स बार, वो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन एफ आई कितना है, 7260 अपॉन 50। बस इसको सॉल्व करोगे और आंसर दे दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, मीन की वैल्यू होगी। ये बॉक्स में खाली इसीलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताएं। और जितने भी टॉपिक्स करा रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बना रहा हूँ, चैनल पे प्लेलिस्ट को देखो और उससे अपने चैनल कोर्स को कवर करो। ठीक। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड में कितनी सारी कैलकुलेशन है, यानी कि इस मेथड को सीखना है लेकिन करके नहीं आना है एग्जाम में, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अब आपका जो टाइम ले रहा है ये किसी और क्वेश्चन का टाइम खींच रहा है। अगर आप एग्जाम के अंदर ये मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप किसी और सवाल का टाइम इस क्वेश्चन को दे रहे हो, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर अब बात करने वाले हैं सेकंड मेथड की, जो है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और उसे सॉल्व करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला बता देता हूं। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ये, क्या है ये, अज्यूम्ड मीन मेथड एक्स बार क्या निकलेगा, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। अब देखो यहाँ पर जो a है ना, ये हमारा अज्यूम्ड मीन होता है। व्हाट इज ए, दिस इज अज्यूम्ड मीन, कि हम इस मीन को ए को मान के चलेंगे कि ये है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, इसके आसपास होगा, और वही एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन इस ए को हम सपोज करेंगे कि भैया ये है, लेकिन इससे क्या आगे है या पीछे है, वो जानने के लिए आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या होता है, देखो एफ आई डी आई दिख रहा है, ये डी आई क्या होता है, डेविएशन होता है। क्या होता है भैया, डेविएशन, कि ये वैल्यू कितनी आगे जा रही है और कितनी पीछे जा रही है, भटक कितनी रही है, ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो कॉलम बनाने शुरू करते हैं। एफ आई का कॉलम तो पहले से ही बना हुआ है, डी आई का कॉलम बनाना है। देखो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ये बहुत ध्यान से वैल्यू निकालने की चीज है। डी आई निकालोगे, फिर एफ आई इंटू डी आई भी निकालोगे। चलो साहब निकाल ली। और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। अब एक और चीज बनती है, वो क्या बनती है, एक्स आई। एक्स आई यानी कि क्लास मार्क का कॉलम। देखो क्लास मार्क के कॉलम में से ए निकालना है, ध्यान रखना, ए किस में से निकालना है, क्लास मार्क में से ही निकालना है, यानी कि एक्स आई में से ए उठाना है, क्योंकि इसी में से वैल्यू माइनस करके देखेंगे। अब देखो क्या है, मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, मीन की वैल्यू आपको 18 दी हुई है, और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी को गायब कर दिया गया है, यानी कि एफ को गायब कर दिया। अब मुझे इस एफ की ही वैल्यू बतानी है। मैं लगा रहा हूँ अज्यूम्ड मीन मेथड, तो मुझे एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ निकालने के लिए अब देखो मैं क्या प्रोसीजर अपनाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको अब हटा देता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की मुझे जगह चाहिए। चलो अब यहाँ देखते हैं क्या है। एक्स आई क्या होता है, लोएस्ट प्लस अपर, यानी लोअर प्लस अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 13 प्लस 14 10 20 23 24, 24 का आधा 12, इन सबके बीच में 2 का गैप है। तो मेरा जो क्लास मार्क आ गया वो ये आएगा। बोलो भैया ठीक है। चलो एक्स आई माइनस ए करना है, तो इस एक्स आई में से मुझे ए को सपोज करना पड़ेगा। अब ए को मानूं क्या भैया मैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूं जो मेरा सजेशन है। कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि बोलने वाले तो बोलते ही हैं। एक्स आई देखो, टोटल नंबर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। अगर 7 है तो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू को ले लेना ए। किसको लेना है, मिडिल वैल्यू को ए लेना है। और अगर इवन निकला है, यानी मान लो 6 निकला है, यानी कि ऐसे करके वैल्यूज निकला 3 4 5, ऐसे 6 वैल्यूज आ गई। अब इन 6 वैल्यूज में से क्या करोगे, जो बीच की मिडिल मोस्ट की 2 है ना,
उनमें से किसी को भी एक को मान लेना। क्या बोला मैंने? अगर ऑड नंबर है तो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू को ये मानोगे, और अगर इवन नंबर आ रही है तो बीच की दो में से कोई भी एक मान लेना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। चलो अब देखो क्या बना। 1 2 3 4 मैंने इस 18 को क्या मान लिया, ए। तो यहाँ पर ब्लॉक में बना के ए लिख दोगे, या ऊपर भी नोट कर सकते हो ए इक्वल टू 18। ठीक है भैया। अब मुझे करना है इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए मैं एक्स आई माइनस ए करूंगा, यानी 12 में से 18 माइनस करूंगा, कितना आएगा भैया? माइनस का 6। 14 में से 18 माइनस करूंगा, माइनस का 4, ये आएगा माइनस का 2, फिर आएगा 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, बिना देखे लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि देखो एक पैटर्न मुझे मिल गया। क्या मिल गया? कि दूसरा दो दो कम हो रहा है। -6 हुआ, फिर माइनस, सॉरी, माइनस में तो वैल्यू बढ़ती है। तो -6 हुआ, फिर 2 बढ़ गया, 4, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2, फिर 2, ऐसे करके दो दो वैल्यूज बढ़ गई हैं। अब क्या करना है? एफ आई और डी आई करना है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, धोखे में एक्स आई वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि ये बगल में है। लेकिन ध्यान रखना है, जिनकी वैल्यू निकाल रहे हो ना, मल्टीप्लाई भी उन्हें करना है। यानी कि 7 इंटू -6 कितना हो गया? माइनस का 42, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, 8 13 0 जा 0, एफ इंटू 2 2 एफ, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। अब फॉर्मूला क्या था भाई मीन का? ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, यानी कि एफ आई डी आई का हम करना है भैया। करो, देखो माइनस वाली को एक साथ जोड़ेंगे, तो 40 50 60 70 80 84 आ गया भाई माइनस का। और ये कितना आ गया? 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 2f। इन सबको एक साथ कर लो। इन सबको जब एक साथ करोगे तो क्या आएगा? -84 प्लस 44 प्लस 2। इसको सॉल्व करा तो कितना आया? 0 -40 प्लस 2, यानी कि ये आ गया माइनस का 40 प्लस का 2f। एफ आई डी आई। अब समीशन ऑफ एफ आई करना है, तो एफ आई कितना भैया? 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 10 35, 35 और 5 40, 44, 44 प्लस एफ। ये आ गया समीशन एफ आई। आ गया भाई, ठीक है। चलो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ये कितना माना था आपने? 18। और देखो ये मीन की वैल्यू भी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 18 दी हुई है। तो यानी कि अब मैं इसको क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ से करता हूँ 18। मीन किसके बराबर है? ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। देखो पूरी इक्वेशन एफ में तब्दील हो गई, तो क्या आ जाएगा मेरा? एफ आ जाएगा। देखो 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये पूरा जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0। तो यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन बची वो बची 0 इक्वल टू माइनस का 40 प्लस का 2f। ठीक है। तो 2f किसके बराबर हो गया? माइनस का 40, सॉरी प्लस का 40। तो इससे मेरा को क्या मिलेगा? f। इसको काटा 20, तो f की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20, यानी कि मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। आज इस वीडियो को मैं यही रखता हूँ, अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड को लगाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। तो आई एम वेरी सॉरी बच्चों। आप इस वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक जरूर करना पसंद आई हो तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और स्टेप डेविएशन मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, आपको ध्यान रखना है, वो आपको करना ही करना है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।